अमेरिका ईरान में 45 दिनों के सीज फायर की खबरों से बाजार में आज दिखी शानदार रिकवरी। निफ्टी निचले स्तर से 420 अंक सुधरकर 23,000 के करीब हुआ बंद। वहीं निफ्टी बैंक निचले स्तर से 1500 अंक संभलकर 52,600 के करीब बंद। मिडिल ईस्ट युद्ध और कच्चे तेल में उबाल से रिलायंस में भारी बिकवाली। करीब 3% की बड़ी गिरावट के साथ निफ्टी के टॉप लूजर में हुआ शामिल। युद्ध शुरू होने से अब तक 7% से ज्यादा टूटा है ये शेयर। क्रूड में उतार चढ़ाव और सप्लाई की चिंता से ओएमसीज शेयरों पर दिखा दबाव। चेन्नई पेट्रो, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया 2 से 5% टूटे। Q4 में मजबूत बिजनेस अपडेट से ट्रेंड का शेयर करीब 8% भागा। चौथी तिमाही में सालाना आय 20% बढ़कर 4,937 करोड़। ब्रांडेड ड्रग्स पर 100% टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले से आज फार्मा शेयरों की सेहत बिगड़ी। पिरामल फार्मा, इप्का लैबोरेटरीज और डिविज लैब भी आधे से 2% तक कमजोर। बायबैक को बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद औरोबिंदो फार्मा के शेयर में दिखी हल्की बढ़त। टेंडर रूट के जरिए 10.4% प्रीमियम पर 1,475 रुपए प्रति शेयर के दाम पर बायबैक। 17 अप्रैल होगी बायबैक की रिकॉर्ड डेट। मजबूत बिजनेस अपडेट से सेंको गोल्ड में चमक। शेयर 11% से ज्यादा उछला। बिजनेस अपडेट से पहले टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स भी 4 से 6.5% चढ़े। वहीं Q4 में बेहतर आंकड़ों से नायका करीब 3% ऊपर। सुप्रीम कोर्ट से जेपी एसोसिएट्स अधिग्रहण मामले में वेदांता को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका। कोर्ट का अडानी एंटरप्राइजेस के रेजोल्यूशन प्लान पर रोक लगाने से इनकार। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू। 8 अप्रैल को आएगी पॉलिसी। ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं। महंगाई और ग्रोथ को लेकर कमेंट्री पर रहेगी बाजार की नजर। नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ जुड़ते हैं नंदीश शाह, एवीपी पीसीजी रिसर्च एंड एडवाइजरी वेल्थ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मिस्टर हरीश जुजारे, हेड ऑफ रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदीश जी, हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका ईटी नाउ स्वदेश को अपना समय देने के लिए। एक फंडामेंटल नजरिया नंदीश जी आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, खबरें आ रही है, लेकिन ये भी तो क्लियर नहीं है कि ये जो खबर आ रही है कितनी ज्यादा रिलीफ साबित होती दिखेगी, और क्या क्लियरली सच में ये जो सिचुएशन 45 दिनों इतने हफ्तों से चल रही है यूएस और ईरान के बीच, ये कुछ हद तक छटती दिखेगी भी, सुलझती दिखेगी भी। आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स को? जहां तक आपका क्रूड और रूपी इन कंट्रोल नहीं आता है, स्पेशली द रूपी व्हाट इज बिलो 90 लेवल्स एंड द क्रूड प्राइस बिलो $100 और $95, तब तक एक हम सस्टेनेबल तेजी नहीं देख पाएंगे इंडियन मार्केट्स के लिए। और बाजार एक ही ऐसे कंसोलिडेशन मोड में बना रहेगा। और अगर क्रूड प्राइस इज अराउंड 100 और 110, we can see again a negative rally back to 22,000 levels. तो चलिए, ये एक फंडामेंटल नजरिया फिलहाल कच्चे तेल की चाल पर लगातार नजर रखनी होगी। उबाल थमा जरूर है, लेकिन अब भी $107, $108 बैरल के लेवल्स तो नजर आए ही हैं। हरीश जी, आप कैसे देख रहे हैं टेक्निकली मार्केट्स को? आने वाले सेशन के लिए रणनीति किस तरह की बना रहे हैं? गुड इवनिंग मानसी जी। बिल्कुल, देखिए, मार्केट्स ओवरसोल्ड थे। हमने लगातार देख रहे थे कि मार्केट्स नीचे लेवल से एक अच्छी पुल बैक देखने मिली थी। जैसे सीज फायर का न्यूज आया, उसके बाद सेकेंड हाफ में एक अच्छी तेजी पकड़ी है मार्केट में, और मार्केट ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोज हुआ। देखा है तो अभी भी टेक्निकली सेटअप देखा है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम अभी भी इंटैक्ट है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो 23,000
23,000 के अराउंड है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 23,000 से ऊपर अगर टिक जाता है, मुझे लग रहा है कि एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है, जो कि 23,500 तक का बाउंस बैक देखने मिल सकता है निफ्टी में। तो हाउएवर अभी भी मुझे लग रहा है कि जो न्यूज़ है कंफर्मेशन आना जरूरी है, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि इस लेवल के ऊपर टिक पाता है मार्केट, तब जाके हमको एक रिलीफ रैली एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। अभी भी 23,000 से लेकर 23,100 के आसपास रेसिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर अगर कल फॉलो अप बाइंग आ जाती है, बिल्कुल एक रैली देखने मिल सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि बाय ऑन रिस्क का स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट्स ओवरसोल्ड है। जिस तरीके से हमें नीचे लेवल से भी रिकवरी देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स कहीं ना कहीं बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल पॉजिटिव सेटअप दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म में नजर ये। हाउएवर कंफर्मेशन तब भी आएगा जब 23,100 के ऊपर टिक पाता है निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी की बात करते थे, बैंक निफ्टी हमने देखा है तो लास्ट 2 दिन से रिकवरी देखने मिल रहा है। 51,000 के आसपास और 50,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहे हैं बैंक निफ्टी में भी। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में ये जो पुल बैक है और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि हमारे इस वीक में आरबीआई का पॉलिसी भी है, उसके चलते थोड़ा वोलेटिल मूव्स भी देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, तो चलिए इंडेक्स पर नजरिया हमारे पास है टेक्निकली, और साथ ही फंडामेंटल टेक भी हमारे एक्सपर्ट से हमने जाने बाजार को लेकर। लेकिन हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बताते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स लगातार फ्लैश होंगे, हमसे संपर्क करें, यूट्यूब पर अपने सवाल पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बुलेटिन में बाजार से जुड़े आपके सवालों को मैं शामिल कर पाऊं। पहला सवाल सौरभ का है, और नंदीश जी डाबर पर यह सवाल है। 200 क्वांटिटी इन्होंने खरीद रखी है, 478 अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं डाबर में। अब डाबर और पूरे एफएमसीजी कैटेगरी की ही बात करें, कई समय से हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी सेक्टर इन इटसेल्फ जो है अपनी धीमी सी चाल चलता है, कोई खास मूव या चर्चा का विषय नहीं बनता। डाबर के स्टॉक प्राइस को भी अगर आप देखेंगे, पिछले एक महीने में भी ऑलमोस्ट 15% के डाउन ट्रेंड्स देखे हैं। कैसे देख रहे हैं सेक्टर पर, अगर फंडामेंटल टेक देना चाहिए, फिर डाबर पर अगर कोई टेक बनता है तो बताइएगा। अगर मैं पहले सेक्टर की बात करता हूं, जो स्पेशली कंज्यूमर स्टेपल्स है, तो वहां पर हमने देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ इज नॉट कमिंग, एंड और जो भी वॉल्यूम ग्रोथ आता है इट इज इन द रेंज ऑफ 4 to 5%। करंटली मोस्ट ऑफ दिस मतलब जो भी हमारे कवरेज यूनिवर्स में डाबर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, दे आर ऑल ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट अबाउट 45 to 50 times P multiple फॉर द नेक्स्ट 1 year or so। तो अगर यहाँ से अगर बहुत बड़ी तेजी नहीं दिखाई देती है, और अगर मैं डाबर स्पेसिफिक की बात करता हूँ, तो उनका जो इन्वेस्टर अपडेट जो Q4 के लिए आया है, there they are speaking that the growth is likely to be in the mid single digit or so. So again, if a share is trading at almost 45 times and the growth is not even in 10% or less than 10%, then Dabur is likely to face a pressure. So currently हमारा जो व्यू है on Dabur specifically, it is a neutral rating. ठीक है, तो चलिए ये एक टेक डाबर पर हमें मिलता हुआ। अगला सवाल अनिल कुमार निगम जी का है। हरीश, आपसे समझना चाहेंगे, पीसी ज्वेलर्स में 400 शेयर्स इन्होंने 13 रुपए के एवरेज प्राइस पर खरीदे हैं। इनकी एवरेज प्राइस 13 रुपए की, और अब 400 शेयर्स इनके पास हो चुके हैं। लंबी अवधि का नजरिया है पीसी ज्वेलर्स पर, आपसे एक राय जानना चाहते हैं। ज्वेलरी स्टॉक्स एंड ऑल, और इन पर्टिकुलर पीसी ज्वेलर्स के चार्ट्स अच्छी मजबूती दिखा रहे थे, 8-9 के लेवल्स पर क्लोज हुए हैं आज। और पिछले एक महीने में ट्रेंड वैसे कुछ खास नहीं रहा, लेकिन पिछले एक हफ्ते में स्टॉक ने काफी एक अच्छा रनअप दिखाया है। पीसी ज्वेलर के लिए क्या टारगेट्स होंगे यहाँ से फर्दर? देखा जाए तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से लगातार डाउन ट्रेंड में है। मुझे लग रहा है कि सेटअप अभी भी डाउन साइड का ही है। कोई भी पुल बैक आता है, मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में से बेहतर रहेगा कि एग्जिट करे। और क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक में हमें वॉलेटिलिटी देखने मिली है, लगातार एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस, हो सकता है कि 9.30 पैसा के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मूव होता है तो मुझे लग रहा है कि 10 रुपीज 50 पैसा तक का चांसेस है। अब ओवरऑल स्टिफ रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है 10 रुपीज 30 पैसा 50 पैसा कह रहा हूँ। तो अगर ये लेवल्स आता है तो मुझे लग रहा है कि बेहतर रहेगा इनको इस स्टॉक में से एग्जिट करने की राय रहेगी, क्योंकि इस स्टॉक में मैंने देखा है कि ऑलरेडी बहुत बार स्टॉक वोलेटाइल मूव देखने मिलता है, और कोई भी मेजर पोटेंशियल अप मूव देखने नहीं मिल रहा है अभी भी स्टॉक में। तो उसके चलते इसमें से एग्जिट करें। अगर इन्हीं स्टॉक में से लगता है तो मुझे लग रहा है कि कल्याण ज्वेलर्स जो है एक स्टॉक रहेगा जहाँ पे अच्छा सेटअप बना है, स्टॉक में बहुत ज्यादा अच्छे करेक्शन देखने मिलते हैं रिसेंटली, तो वहां पे निवेश करने की राय रहेगी मुझे पीसी ज्वेलर्स से भी निकल के।
ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल पीसी ज्वेलर्स पर आपको दे दी गई है। इस बीच परमजीत सिंह का सवाल है, नंदीश जी आपसे समझना चाहूंगी, इन्होंने खरीदारी की है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी के स्टॉक में, वन ऑफ द कंपनी जो कि लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं ग्लोबली, कई सारे क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल्स जो है उन्हें मैन्युफैक्चर करती है, और इन फंडामेंटली अगर देखें तो काफी सारे फंडामेंटल्स पॉजिटिव्स भी हैं। एक बार देख लेते हैं हमारे व्यूअर की खरीदारी किन लेवल्स की है। एक तो 6 महीने का नजरिया है, यानी कि नॉट दैट लॉन्ग टर्म आउटलुक जो बनाकर वो चल रहे हैं। 900 शेयर्स 879 के लेवल पर क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज के इन्होंने खरीदे हैं, और लास्ट क्लोज हमने करीब 2-2.5% की डाउन ट्रेंड्स के साथ देखा है। 694 के स्तर हैं, यानी कि इनकी खरीद से नीचे गया है और नुकसान है इनके पास, झेल रहे नुकसान। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है पिछले 3 साल का। नंदीश आप कैसे देख रहे हैं? तो क्लीन साइंस पर हमारा करेंटली व्यू न्यूट्रल है, और यहाँ पर हमारा टारगेट प्राइस है 840। क्लीन साइंस जो भी एक जो स्पेस में काम कर रहे हैं उसमें उन्होंने जो गाइड किया है कि FY27 में कपल ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लाइकली टू कम ऑन स्ट्रीम। अगर वो मॉलिक्यूल हमारे हिसाब से अगर आ जाते हैं तो इनमें एक थोड़ा सा बम्प अप इन अर्निंग्स देखने मिलेगा। तो अगर मेरी अर्निंग्स की बात करता हूँ फ्रॉम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, assuming from FY25 to 28, तो अर्निंग्स देख रहे इट इज इन द रेंज ऑफ 10%। ठीक है, तो चलिए ये एक राय हमें मिल चुकी है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज के लिए। एक और सवाल है राकेश कुमार का। हरीश ये नागपुर से लिखते हैं REC लिमिटेड पर, ये पिछले 1 साल से स्टॉक को मेंटेन कर होल्ड करके चल रहे हैं। 900 शेयर्स REC लिमिटेड के इन्होंने खरीदे हैं, और अपने एंट्री लेवल जो है 390 के ये बता रहे हैं। 327 के लेवल पर स्टॉक ने क्लोज दिखाया। अच्छी मजबूती लास्ट सेशन में हमने स्टॉक में देखी है। REC PFC साथ चलने वाले स्टॉक्स, लेकिन व्यूअर का सवाल REC लिमिटेड पर है। इनका ये सवाल है कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करना चाहिए? मंजू जी बिल्कुल, अगर देखा है तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में है स्टॉक। अभी अगर मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव है अभी रिसेंटली हमें मर्जर देखने मिला था REC और PFC में, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पूरा मर्जर का प्रोसेस खत्म होने के बाद मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। पोटेंशियल है अभी भी स्टॉक में, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए नजरिए से देखा है तो थोड़ा कंसोलिडेशन में रह सकता है स्टॉक, लेकिन ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, तो बने रहने की कोशिश राय रहेगी फिलहाल के लिए। सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से सपोर्ट 308 के आसपास है, और रेजिस्टेंस जो है 365-370 के आसपास। मुझे लग रहा है कि 370 अगर एक 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। ठीक है, तो चलिए एक राय REC लिमिटेड पर आपको मिल चुकी है। इसके अलावा भी कुछ और सवाल है। प्रभाकर मुंबई से लिखते हैं, प्राज इंडस्ट्रीज में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। नंदीश जी, प्राज इंडस्ट्रीज पर आपसे एक टेक जानना चाहूंगी, अगर आप इसे ट्रैक करते हैं। 2000 शेयर्स 390 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं प्राज इंडस्ट्रीज के। लीडिंग बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कंपनी है ग्लोबली। सस्टेनेबल सॉल्यूशंस जैसे बायो एनर्जी, वाटर प्योरिफिकेशन, प्रोसेस इक्विपमेंट, ब्रूवरीज जैसे सेगमेंट्स में कार्यरत है। करीब 3% के गेंस के साथ 343 पर स्टॉक 344 पर क्लोज हुआ है। व्यूअर मुनाफा अच्छा कमा रहे हैं। डिविडेंड रेशो, अगर डिविडेंड पे आउट रेशो की बात करें, हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशो भी कंपनी ने मेंटेन किया है। क्या राय होगी इनके लिए? प्राज इंडस्ट्रीज हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन जितना भी हमने इसमें पढ़ा है कि प्राज इंडस्ट्रीज जो एक बहुत बड़े सेक्टर के लिए जो इक्विपमेंट सप्लाई करता है, दैट इज द शुगर सेक्टर। तो यहाँ पर एक हफ्ते पहले गवर्नमेंट में एक न्यूज आई थी कि जो अभी करंटली जो इथेनॉल ब्लेंडिंग इज अराउंड 20%, दैट इज लाइकली टू इंक्रीज टू 25%। तो इसका सबसे बड़ा इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी वो भी प्राज इंडस्ट्रीज। अगर ये पूरा जो हम देख रहे हैं फ्रॉम 20 to 25%, अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग जाता है तो प्राज को बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये टेक प्राज इंडस्ट्रीज पर हमें मिल चुका है। अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। हरीश जी बताइए, आपकी तरफ से VIP शेयर आज के लिए कौन से होंगे? मनसे जी, आज के कल के लिए मेरे हिसाब से 2 स्टॉक्स है मेरे रडार पे। पहला रहेगा SBI में,
अगर देखा है तो रिसेंटली हमें करेक्शन देखने मिला था, स्टॉक मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स के आसपास आ चुका है और यहाँ से एक रनअप के लिए तैयारी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ हमने देखने मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी है एसबीआई में। और शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखा है तो 1080 और 1100 के लेवल तक एंटिसिपेट किया जाता है ऊपर में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 985 का एसबीआई में। और दूसरा स्टॉक रहेगा एम्फोसिस। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में आईटी में थोड़ा बहुत आज साइडवेज रुझान था, हवेवर आने वाले दिनों में एक अपटिक देखने मिल सकता है टोटल आईटी में। तो आईटी में से रहेगा एम्फोसिस। एम्फोसिस में देखा है तो एक अच्छा पॉजिटिव सेटअप बनाया हुआ है और करंट लेवल्स पे थोड़ा डिप्स में बाइंग किया जा सकता है। और टारगेट्स में देखा है तो 2400 के आसपास तक एंटिसिपेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2100 का। ठीक है नंदीश जी, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स आज के लिए कौन से होंगे? तो हमारे एंड से एनएमडीसी है, विच इज वेयर द टारगेट प्राइस इज ₹100। तो अगर एनएमडीसी की मैं अगर बात करता हूँ तो उन्होंने जो मार्च क्वार्टर्स के एक अपडेट दिया था जिसमें वॉल्यूम ग्रोथ वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, especially with production growing by about 50%, the sales growing by about 40%. And recently they have taken a price hike in both lumps and fine by nearly 10 to 12% for the month of April. तो ये तो एक एनएमडीसी एक बहुत बड़ा मर्चेंट माइनर है, स्पेशली फॉर आयरन ओर इन इंडिया। नियरली अबाउट 75 to 80% मार्केट शेयर रहेगा। और अगर हम देखते हैं कि अगर स्टील प्राइस कंटिन्यूज टू रिमेन इंक्रीजिंग हायर, देन द इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी वुड बी द आयरन ओर प्राइसेस। और एनएमडीसी की बैलेंस शीट भी काफी क्लीन है, तो और वहां पर उनका डिविडेंड यील्ड इज ऑलमोस्ट मोर देन 5%। हमारे एंड से एनएमडीसी इज अ गुड लॉन्ग टर्म बेट। ठीक है हरीश जी, नंदीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। चलिए अब सीधा चलते हैं अर्चना के पास।